अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे हर बार की तरह मेरा इरादा यही था कि आज के दिन मैं वीडियो बनाऊंगा आईसीटी कोर कंटेंट पर, और मैंने इवन के इसके नोट्स भी बना लिए थे और ये तैयार भी कर ली थी, गोल्ड पे जाके इसे देख भी लिया था। और मेरा दिल यही था कि मैं आज आपको इप्डा के बारे में बताऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखाऊंगा। लेकिन डूरिंग लिसनिंग दिस वीडियो मुझे एक आइडिया आया या मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है ऑलरेडी यहाँ पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। ठीक है, आप लोग जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर इवन कि आपको आईसीटी वाईकॉफ वीएसए जो जितनी टेक्निकल्स की आपको इनफ ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा हम आपको सिखा चुके हैं। तो स्ट्रेटजीज़ का तो प्रॉब्लम नहीं है, हम एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सिस्टम मेथड का नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम का। ठीक है, जो चीज़ आप मिसिंग कर रहे हैं। और इसीलिए फिर आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसका मेन टाइटल यही है कि यूर स्ट्रेटजी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कि आपके जो टेक्निकल एनालिसिस को लेकर आपका इल्म है, या आप ये समझते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है, या मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है, या मुझे टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं है, या किसी टिकटॉक के छपरी ट्रेडर को आप देख लेते हैं जिसको ये भी मतलब नहीं पता कि CFD ट्रेडिंग क्या होता है या हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग में, एक्चुअल में उसे ये भी पता नहीं होता, लेकिन वो आपको ऐसे फील करवा देता है कि अगर आपने उसकी स्ट्रेटजी ना ली, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में तबाह हैं, और वो मार्केट मेकर्स के साथ बैठ कर ट्रेड कर रहा है। और इस तरह के कई ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको अपने रिव्यूज़ से, अपनी चीज़ों से ऐसा शो करवाते नज़र आएंगे कि लाइक कि हमारी स्ट्रेटजी ही आपके लिए वो कह लेना वो है आखिरी निजात दहिंदा बस। यानी कि आपको उनकी स्ट्रेटजी ही की ज़रूरत है। अगर आप उनकी स्ट्रेटजी नहीं सीखते तो आप ट्रेडिंग में नाकाम हैं, हार जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ़ और सिर्फ लॉस करेंगे। अब ये वो चीज़ें, अब देखिए ना, सेलिंग में एक चीज़ होती है, आप लोगों को ऐसा फील करवा दें कि आप अगर हमारी चीज़ नहीं लेंगे तो आप घाटे में रहेंगे, और एक्चुअल में वो आपको ये फील करवा देते हैं। ठीक है, कि अगर आपने हमारी चीज़ नहीं ली तो आप घाटे में ही रहेंगे। तो एक बात समझें कि क्या आपकी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है। आप लोग जितने भी ये वीडियोस देख रहे होंगे, आप मेरे से ज़्यादा टेक्निकल जान सकते हैं। ठीक है, आपने वो मेथड, वो EMA SMA RSI डिवर्जेंस, पता नहीं क्या कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन आपको फिर भी आज तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली। ठीक है, क्या आपको अभी भी ये लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है? बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ICT सीखी है, SMC सीखी है, कोई वाइकॉफ सीख के आ रहा है, कोई ऑर्डर फ्लो सीख रहा है, कोई हीट मैप के पीछे भाग रहा है। अब एक नया एरा शिफ्ट हो रहा है ना। ठीक है, अब पैसा कमाने का एक नया दौर आ रहा है कि हर कोई आपको ऑर्डर फ्लो के पीछे लगा रहा है, हर कोई आपको वॉल्यूम प्रोफाइल के पीछे लगा रहा है, क्योंकि इस चीज़ की एक रिजीम आ गई है ना, बस अब एक फ्लो आ गया है, हर कोई इसी की बात कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है, हो रहा है, इट्स ओके, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझें कि यूर स्ट्रेटजी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, यूर सिस्टम इज़ मेन प्रॉब्लम। आपकी स्ट्रेटजी कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका सिस्टम आपका प्रॉब्लम होता है। अब आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि आप अपना सिस्टम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली और बिहेवियरली, आपको तीनों वे में, बिहेवियरली कह दिया, बिहेवियर के तौर बिहेवियरली हम ये देखेंगे कि किस तरह हम अपने बिहेवियर को उस मुताबिक अडॉप्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को सेट करेंगे, और सबसे पहले अपना माइंड सेट, जहाँ से हमारी हर चीज़ की इब्तदा होती है, उसे देखेंगे। बहुत से ट्रेडर जो हैं वो अपनी इसलिए पैसा नहीं मार्केट में कमाते कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि वो इसलिए मार्केट में पैसा गवा देते हैं कि उनके पास एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। तो एक बात समझें कि आपकी स्ट्रेटजी आपकी सफरिंग नहीं है जिसकी वजह से आप सफ़र हो रहे हैं मार्केट में, बल्कि आपकी मेन प्रॉब्लम आपके पास आपके सिस्टम का ना होना है। अब देखें, आपके पास एक आर्मी है, आप लाइक अपने आप को एक आर्मी के तौर पर देखें, आपके पास वेपन्स है, ईच एंड एवरीथिंग है, बट आपको ये नहीं पता कि आपने यूज़ कैसे करने। ठीक है, आपके पास सिस्टम नहीं है, या मैदान जंग में खड़े हैं, आपको ये नहीं पता किसको मैंने चलाना कहाँ है, किसको मारना है, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, आप हार जाएंगे। यानी कि आपके पास नॉलेज है, आपको ये पता है कि क्या करना, ये है क्या चीज़, ये क्या है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उस सिस्टम को एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त हम तीन चीज़ों पर मेन फोकस रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरह स्ट्रेटजी और सिस्टम में फ़र्क करते हैं। दूसरा, फिर हम ये देखेंगे कि हमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है, हमें एक बेटर सिस्टम की ज़रूरत है। हमारे पास एक बेटर स्ट्रेटजी ऑलरेडी है, हमें सब कुछ पता है जो स्ट्रेटजी के हवाले से चाहिए, हमारे पास इनफ टेक्निकल एनालिसिस हैं, बस ज़रूरत है हमें एक अच्छे सिस्टम की तरफ आने की। और तीसरा, हम ऐसे 5 तरीक़ों को देखेंगे, ठीक है, 5 पिलर्स कह लें, जिनके ऊपर हम अपनी एक सिस्टम की इमारत बिल्ड करेंगे। ठीक है, 5 पिलर को हम डिटेल में जानेंगे जिससे हम अपना एक सिस्टम बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो चलें जी, हम आगे स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, इससे पहले हम आगे जाने से पहले आप लोगों को मैं अपनी प्रमोशन करता चलूँ कि हमारा बैच नंबर 10 स्टार्ट होने को है। और जैसे कि आप लोगों से यहाँ आप आएंगे ना इधर अपना यूट्यूब पर, ये मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। इंपॉर्टेंटली बात कि अगर आपको हमारे बैच से फ़ायदा नहीं होता, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसका हम आपसे वादा कर रहे हैं, और इसके अलावा ये सिस्टम आपके लिए वर्क नहीं करता, तो आपकी फ़ी रिफंडेबल होगी। ठीक है, हम आपकी फ़ी आपको वापस रिटर्न कर देंगे अगर ये सिस्टम आपके लिए वर्क नहीं करता। हम ईच एंड एवरीथिंग इस तरह की आपको एक्सेल्स फाइल, कैलकुलेटर्स, हर चीज़ आपको इस सेशंस में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चलें जी हम आगे बढ़ते हैं। देखें, आपने आईसीटी स्टडी किया, आपने ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हर चीज़ को आपने स्टडी किया, आपने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को पढ़ा, आपने हर चीज़ों को टॉप टू डाउन हर वे में देखा। लेकिन होता क्या है, जब आप ट्रेड लेते हैं, आप या तो बहुत जल्दी ट्रेड में एंटर हो जाते हैं या तो बहुत लेट होते हैं। ठीक है, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ऐसे बढ़ाते रहते हैं, फिर लॉस होने के बाद आप रिवेंस ट्रेडिंग लेते हैं, और इसी तरह आपका हिसाब किताब चलता रहता है। और आखिरकार आपको यही लगता है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है। लेकिन एक्चुअल में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पास एक सिस्टम नहीं होता जिसे आप मिस कर रहे होते हैं। तो द स्ट्रेटजी वाज नेवर द प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी मल्टी बिलियनर डॉलर की एक इको सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हर कोई सेल कर रहा है, लाइक इंडिकेटर, ये थिंग। तो एक बात याद रखें, मोर स्ट्रेटजीज, मोर मेंटोर्स, मोर कॉन्सेप्ट्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको क्लैरिटी चाहिए मार्केट में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक ट्रेडर को क्यों ये लगता है कि स्ट्रेटजी इज़ एवरीथिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा बिलीफ है ना, ये हमारी बेवकूफ़ी से नहीं सामने आता, बल्कि हम इसको लॉजिकल लेते हैं। ठीक है, अब एक बात देखेंगे, एक ट्रेडर आएगा, वो एनालाइज करेगा चार्ट को। ठीक है, वो टेक्निकल रीज़न ढूंढेगा कि यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, फिर वो वहाँ से एंट्री ले लेगा। हो सकता है वो रॉन्ग एंट्री ले या किसी कॉन्फ्लुएंस को मिस कर दे। ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद उसका एसल हो जाएगा। फिर उसे ये लगेगा कि यार मुझे ना इसको अभी मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, यानी कि मेरे पास अभी इनफ नॉलेज नहीं है, मैंने जो सीखा है वो काफ़ी नहीं है, मैं मज़ीद सीखूं ताकि मैं अच्छी तरह टेक्निकल एनालिसिस कर सकूं। फिर इस तरह वो एक लूप में फंस जाएगा कि बार बार जब उसका एसल होगा या बार बार जब वो एक सिस्टम फेल करेगा, वो बार बार सीखने की तरफ जाएगा, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूशन एरर पैदा हो जाएगा। ठीक है, कि वो अपने आप का काम अपनी लर्निंग से जोड़ने लगेगा। अब देखें ना, ये सिस्टम हमारे अंदर बचपन से ही पैदा किया जाता है। जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमारे या कुछ भी होता है ना, तो हमें यही हर बार बताया जाता है कि वी नीड टू स्टडी हार्ड, हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, अगर हम और मेहनत करेंगे तो और कामयाब होंगे। मीन ये सिंपली अगर अपने अल्फाजों में कहना चाहूँ कि हमें हमेशा इस लाइन से जोड़ा जाता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतना मिलेगा, हम जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिंग में ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करती। ट्रेडिंग में आपके पास जितना नॉलेज है, ये इस चीज़ का सबूत नहीं है कि आप कितना पैसा कमाएंगे, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कभी भी आपका जो एक नॉलेज होता है ना, वो किसी भी खाते का नहीं है अगर आपके पास एक सिस्टम नहीं है। अब एक मिसाल लें कार की, कि आपके पास एक कार है, आप उस कार को सेट करवाने लेके जाते हैं, कभी जी वो उसकी ब्रेक सेट कर रहा है, कभी कुछ सेट कर रहा है, एक्सीलेटर सेट कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें के टायर में लगा हुआ है। लेकिन अगर वो मेन मसला उसके इंजन का है, मेन मसला कार के अंदर क्या है, अगर वो उस कार के इंजन को सेट नहीं करेगा, अगर वो कार को अंदरूनी तौर पे सेट नहीं करेगा, तो कार तो ये नहीं होगी। तो हम भी क्या करते हैं, अगर हमारी एक स्ट्रेटजी का लॉस होता है या कुछ भी होता है, तो हम भागते हैं इसको मज़ीद सीखने की तरफ। ठीक है, मज़ीद स्ट्रेटजी सीखने की तरफ, मज़ीद दूसरी चीज़ों की तरफ। हम असल में जो अंडरलाइंग इशू होता है, हम उसको तो स्टडी नहीं कर रहे होते कि एक्चुअल में हमें इशू क्या फेस हो रहा है ना, किस वजह से हम ट्रेडिंग में मात खा रहे हैं, क्या मसला है जिसकी वजह से हम फेल हो रहे हैं ट्रेडिंग में। हम एक जो अंदर मेन सिस्टम होता है ना, मेन इशू होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं और दूसरों की तरफ भागते हैं ना। हम इंसान हैं, एस्केपर हैं, मेन प्रॉब्लम से भागते हैं। जैसे कि हम अपनी ज़ात से बहुत भागते हैं ना, अपनी ज़ात से भागने का बेहतरीन तरीका हमें हमसे ज़्यादा कौन जानता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका सिस्टम होता है। सेकंड चीज़, आप ये देखेंगे जब एक ट्रेडर एक स्ट्रेटजी सीखता है, ये आप भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, स्टार्टअप में हर कोई ऐसा ही होता है। वो क्या करता है कि स्ट्रेटजी सीखेगा, यूट्यूब से सीखेगा, टिकटॉक से सीखेगा, कोई भी एक स्ट्रेटजी उसको नज़र आएगी, वो सीखेगा, सीख कर उसको जी अप्लाई करना चल जाएगा। अब जैसे ही वो स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा, उससे क्या होगा, उसको हो सकता है टीपी हो जाए, फिर आगे ना उससे लॉस होगा, क्योंकि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, फिर वो क्या करेगा जी, वो कहेगा जी ये स्ट्रेटजी फ्लॉ है, इसे छोड़ दिया जाए। फिर वो स्ट्रेटजी बी की तरफ जाएगा, उसको अप्लाई करेगा। अब उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद फिर उसका लॉस होगा। ठीक है,
फिर वो कहेगा कि ये स्ट्रेटजी फ्लॉ है, उसे छोड़ देगा। फिर इसी तरह वो 1 2 3 मुख्तलिफ से मुख्तलिफ मेंटोर्स चेंज करता जाएगा, मुख्तलिफ से मुख्तलिफ कोर्स लेता जाएगा। एक के पास सीखेगा, उसे उसे उससे सीखने के बाद उसके जब सिस्टम वो बिल्ड नहीं करेगा, गलती मेंटोर्स की नहीं होगी, गलती इंसान की अपनी होगी ना। सिस्टम उसने खुद बिल्ड नहीं किया, चीज़ें उसने खुद बिल्ड नहीं की, पर क्या करेगा, सीखने के बाद आगे बढ़ जाएगा, उसको अप्लाई करेगा। कोई उसके पास डेटा नहीं है, कोई स्टैटिक्स नहीं है, कोई एज नहीं है, उसको डायरेक्ट लाइव मार्केट में अप्लाई कर रहा है। अब अप्लाई करने के बाद 2-3 एसएल लगेंगे, 10 एसएल लग जाएंगे, कहेगा ये सिस्टम वर्क नहीं करता, जस्ट वो स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपको मैं एक चीज़ रियलिटी में बताता हूँ, देखें आईसीटी हो, एसएमसी हो, वाइकॉफ हो या प्राइस एक्शन हो, हर मेथड में हमें एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि उसमें हमें एक एज देखने को मिल जाता है ना, कि वी हैव एन एज, ठीक है। उस मेथड में एज होता है कि हम उससे ओवर द लार्ज टाइम हम प्रॉफिटेबल निकल सकते हैं। अब आईसी ट्रेडर हमें क्या शो करवाते हैं जी, प्राइस एक्शन फजूल है या एसएमसी फजूल है, वाइकॉफ वाले आईसीटी को ये कहते हो, लेकिन हर मेथड में कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी ओवर द लार्ज रन देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ इस चीज़ को अप्लाई करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें इसकी मिसाल आप ऐसे लें, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है एक्चुअली में मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है तो इसलिए, कि एक सर्जन और उसकी इंस्ट्रूमेंट। एक सर्जन है, वो ऑपरेशन कर रहा है किसी का, ठीक है। अब उसके पास ना मुख्तलिफ टूल्स हैं, एक टूल किट जैसे होती है सर्जिकल किट, ठीक है। अब उसने ऑपरेशन करना है, अब वो क्या करेगा कि वो ऑपरेशंस की टूल किट को पकड़ेगा, ये ऑपरेशन करने लग जाएगा, या वेट करेगा कि अच्छी टूल किट है, ये अच्छी चीज़ें हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं ना। जो उसके पास किट मौजूद है वो उसी को यूज़ करते हुए ऑपरेशन करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी किट में तो है ही नहीं, उसके पास वो इनफ टूल हैं, ठीक है। लेकिन मसला किस चीज़ में, उसके एग्जीक्यूशन में। उसके पास क्या वो इनफ एक्सपीरियंस है कि क्या वो अंडर प्रेशर रह के एक इंसान का ऑपरेट कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, या नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप एक सर्जन हैं, आपके पास टूल सारे हैं, लेकिन अब आपने ऑपरेशन करना है मार्केट का, बट आपके पास क्या वो सिस्टम है, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप प्रेशर के अंदर जाके इस तरह मार्केट का ऑपरेशन कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा नोट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी और सिस्टम में सबसे मेन फ़र्क क्या होता है, ठीक है, और हम आगे सिस्टम को बनाएंगे कैसे, ये हर चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं स्ट्रेटजी की और सिस्टम की। लेकिन स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी आपके पास होता है जी, आपके पास ये लेवल है या कुछ भी है, आपने यहाँ इंटर होना है, यहाँ एग्जिट होना है, और एग्जिट होने के बाद ये होप है, ये सिंपल आपकी स्ट्रेटजी होती है, डेट्स इट, कुछ इसमें नहीं होता। लेकिन एक सिस्टम क्या है, सिस्टम सबसे पहले आप कोई एंट्री एग्जिट ये कुछ भी नहीं देखते, सबसे पहले आप बिल्ड करते हैं अपना एज। आपके पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो, एक प्रॉफिट फैक्टर हो, स्टैटिकली आपके पास डेटा मौजूद हो कि आई हैव एन एज, ठीक है, ऑन मार्केट, मेरे पास एक एज है ओवर द लार्ज रन। आपको पता है ना, ओवर द लार्ज रन एक कहावत मशहूर है कि कसिनो हमेशा जीतते हैं ना, होम्स ऑलवेज विन। क्यों जीतता है कसिनो, क्योंकि उनके पास एक एज है ना। तो आप ये देखें कि ओवर द लार्ज रन आपके पास एक एज होना चाहिए। सबसे पहला टुकड़ा क्या है सिस्टम का, कि एज बिल्ड करें। ये 1 बाय 1 हम इसको मजीद आगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। वीडियो जितनी मर्जी बड़ी बन जाए मुझे इससे कोई इशू नहीं है, बस आप देखने वाले बने। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट। आपने एज बिल्ड कर लिया, अब दूसरी चीज़ है आप रिस्क मैनेजमेंट समझें। अब रिस्क मैनेजमेंट यही नहीं होती कि आप अपने आप को लॉस से बचाएं, नहीं। रिस्क मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है कि प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा आपने कवर अप कैसे करना है, ठीक है। अगली बात, आप एग्जीक्यूशन की तरफ आएँ, ठीक है। फिर अब आपके पास नॉलेज है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे करेंगे, आपके पास डेटा हो, रिव्यू और इंप्रूवमेंट हो, फिर इस तरह हमारे पास एक इंप्रूवमेंट के बाद फिर हम एज को बेटर करेंगे, प्रॉपर एक लूप हमारे पास चल जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास एक सिस्टम आ जाएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहले एक बात समझें कि हमें स्ट्रेटजी सिर्फ एक चीज़ का जवाब देती है कि कहाँ से हमने इंटर होना है, कहाँ से हमने एग्जिट होना है, ठीक है। लेकिन एक सिस्टम हमें 5 चीज़ों के बारे में बताता है कि सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है, मैंने उस पर रिस्क कितना लेना है, ठीक है, इसको हम एज कहेंगे। पहला सवाल कि क्या मेरे पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, दूसरा मैं किस पे इतना रिस्क ले सकता हूँ, क्यों ले सकता हूँ, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे क्या मैं उसको सही तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कहीं मेरे इमोशनल इंटरफेयर तो नहीं कर रहे, ठीक है, और क्या मैं अपने डेटा को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, और 5वीं चीज़, ठीक है, कि मैं इसे ओवर द लॉन्ग टर्म कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटजी सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट है, स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। स्ट्रेटजी को पहले एज में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको पता होगा ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती, ठीक है।
फिर उसके बाद आप एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, एक प्रॉपर एक इमारत बिल्ड करते हैं। आप ये समझ लें एक इमारत है, ठीक है, जिसके मुख्तलिफ पिलर्स हैं, जिसमें से एक पिलर आपकी स्ट्रेटजी है। अब यहाँ वही बात आ गई, वाई द हाउस ऑलवेज विन। आपको पता है कसिनो वाले या जितने भी जुआरी होते हैं क्यों हेड दैन जीत क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कसिनो में एक हमारे पास 50-50 चांसेस होते हैं हम एक इंसान खेलना जाए, तो असल में वो 50-50 नहीं होते, वो 48-48 होते हैं। दो दो बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो कसिनो के होते हैं। अब एक हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो कसिनो वाले हैं वो लॉस में हों, ठीक है। ये मत समझा करें कि गैम्बलर के पास स्ट्रेटजी नहीं होती, गैम्बलर के पास बेटर स्ट्रेटजी होती है आप लोगों से। जब गैम्बलर कसिनो में खेलने जाता है ना, तो उसे पता होता है कि मैंने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या नहीं करना, ठीक है। वो एक स्ट्रेटजी बनाएगा ना कि मैंने ओड नंबर लेने हैं या इवन नंबर लेने हैं या ये वाले नंबर चॉइस करने हैं, सिंपल। लेकिन कसिनो के पास एक एज होता है, उसे पता होता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म हमारा डेटा, हमारी हर चीज़ ये बताती है कि हम ओवर द लॉन्ग टर्म जीतेंगे, और डेट्स वाई कि वो 1-2 गेम्स की वजह से कभी भी पीछे नहीं हटते। और इसी तरह आप ये देखें कि जो हज फंड है उनको देख लें, वो कभी भी एक ट्रेडर को हायर करके ये नहीं कहते कि जाओ एक अच्छा सेटअप ढूंढो या हमें एक ऐसी अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में बताओ जो ऐसे इतनी अच्छा वर्क हो, नहीं। वो बल्कि एक ट्रेडर को एक एज देते हैं, ठीक है, उनको एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं, उन्हें बताते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, आपने अपनी ट्रैकिंग कैसे करनी है, आपने अपने वीकली रिव्यू कैसे करने हैं, और ड्रॉ डाउन मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सिस्टम में उन्हें सिखाई जाती है। देखिए ये वो सिस्टम है जिसको मैं आपको सिखाने की जरूरत कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरी इंडिया और पाकिस्तान ट्रेडिंग में नहीं सिखाया जाता आप लोगों को, इसीलिए तो मैं आपके लिए एक मेंटरशिप लाया हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपर सिस्टम बिल्डिंग एज लैब में सिखा रहा हूँ। ये हमारा कंप्लीट ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है, हमारे लिए कंप्लीट ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। एज लैब में हम प्ले बुक ईच एंड एवरीथिंग हम इन चीज़ों को कवर अप करना सीखेंगे ना। ये तो आप इसकी एक झलक देख रहे हैं, ये समझिए एक ट्रेलर है इस चीज़ का, सही है। तो चलें जी, अब अगेन आते हैं इसकी तरफ वापस। तो आप देखें कि वो क्या करते हैं, उन्हें एक एज देते हैं। हमारे पास एक यूट्यूबर है, उनका नाम है द वंस एज लैब, आई थिंक द वंस एज लैब, हाँ यही उनके यूट्यूब का नाम है, या एज की वजह से मैं कहीं अगर मिस्टेक ना कर रहा हूँ, नहीं द वंस लैब ऐसा कोई नाम है यूट्यूब का। उस इंसान ने 2024-2025 में $123 मिलियन का प्रॉफिट किया और काम किया। लेकिन वो बताता है कि हम जब जाते हैं ना ट्रेडिंग में, हमारे पास फंड्स होती हैं, जब हम सीखने जाते हैं तो हमारे पास हाई टेक होते हैं, ठीक है, प्रॉपर हाई टेक्नोलॉजी के बाद हमें मेंटोर दिया जाता है जो 8-8 10-10 घंटे हमारे सर पे रह कर हमें देखता है, हमें फ्रेमवर्क दिए जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, और वो ट्रेडिंग मोस्टली EMI RSI इन्हीं चीज़ों पे कर रहे होते हैं ना, जिन्हें आप बकवास समझ रहे होते हैं, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर में प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ सिस्टम, उनके पास एक सिस्टम होता है जो कि आप लैक करते हैं। आपके पास बेहतर स्ट्रेटजी है, आई नो, बट आपके पास बेहतर सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब अगली चीज़ देखें, हम एक चीज़ को समझें कि कभी भी नॉलेज आपकी एग्जीक्यूशन के इक्वल नहीं होता, ठीक है। आपकी नॉलेज में और आपकी एग्जीक्यूशन के दरमियान एक गैप होता है, ठीक है। वो गैप हमने कम करने की कोशिश करनी है, और वो गैप कैसे कम होगा? एक स्ट्रक्चर के साथ, एक रेपिटेशन के साथ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने स्टार्टअप में मार्शल आर्ट सीखे, चलें जी, वाइट बेल्ट से खैर मैं आगे नहीं गया, सेम बहुत कम ही सीखता। तो उसमें क्या होता है जी, हमें सिखाए जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स, टेक्निक्स एंड लाइक दिस थिंग। अब एक स्टूडेंट जिसने मार्शल आर्ट सीखे, लाइक मुझे कह लें, ठीक है, मैंने सीखे, मुझे पता चल गया कि इस तरह पंच करना है और वो फलां दिन का। अब जैसे ही इंसान अंदर रिंग में उतरता है, ठीक है, अब उसने सीख तो लिया ये कैसे करना है, लेकिन अगर आगे ओपोनेंट आ जाता है कोई भी, ठीक है, लेकिन वो आगे जाके अगर उसके सामने माउफ हो जाए, उसे पता ही नहीं चले कि मैंने करना क्या है, तो फिर वो क्या करेगा? हार जाएगा ना। इसी तरह एक बात समझें, हम इंसान एवोल्यूशन से आए ना, इर्तका हुई है हमारी वक्त के साथ साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी तरह इर्तका, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इंसान वक्त के साथ साथ आगे बढ़े। पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10,000 साल पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री हमारे पास शऊर आया, कोग्निटिव रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल आई, फिर लाइक दिस आगे हम बढ़ते गए। अब छोड़ें इन बातों को, अब आते हैं कि हम अपने दिमाग की तरफ। अब हमारे दिमाग का प्रोटोकॉल देखेंगे ना, हम हमेशा रहते रहे सर्वाइवल मोड में। हम जब जंगलों में रहते थे ना, तो हमें बहुत खतरा होता था कि कहीं भी किसी भी तरफ से हमारे ऊपर हमला हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इस सर्वाइवल मोड के अंदर ना हम वो आपका एक चीज़ बढ़ी जाती थी कि फाइट और फ्लाइट मोड, हाँ हमारा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता था, सही है। हमारे पास कोई सिस्टम आया, कुछ भी होता है, तो हमारा क्या होता है, हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है कि या हम रन कर जाते हैं या भाग जाते हैं। देखें, इमोशनल जब एक इंसान होता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बुक भी है, उसमें भी वो ऑथर ने यही बात लिखी है, जहाँ से मैंने ये कह लें कि मुस्तार ली है ये चीज़, कि हम एक सही कंडीशन में जब हमें कोई रिस्क नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, तो हम अपने
काल ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये हमारे दिमाग का पिछला हिस्सा है, ठीक है, ये एक्टिव होता है, जो कि रैशनल होता है, एनालिटिकल होता है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ के साथ चाह रहा होता है। लेकिन जब हम अपनी रियल चीज़ को, ऐसी चीज़ों को जो हमारे साथ अटैच्ड होती हैं, उनको हम डालते हैं ना, तो हमारे दिमाग का जो पहला हिस्सा होता है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि हमारे दिमाग को सिग्नल जाते हैं ना न्यूरॉन्स की तरह। अब बायो को पढ़ाने सर आपको इतना तो आपको पता होगा, जब हम कुछ भी करते हैं ना तो न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं हमारे दिमाग को, फिर हमारा दिमाग डिसीजन लेकर उस पर एक्शन लेता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर एक सिस्टम होता है। लेकिन जब हम इमोशनल या किसी एक फास्ट कंडीशन में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग जब उसको कंडीशन में उसको सिग्नल भेजता है ना, तो जो ब्रेन का पहला हिस्सा होता है ना, पहला हिस्सा जो एक्टिविटीज़ करता है, जिसे हम एमिजिडला कहते हैं, वो इमोशनल होता है ना, वो सर्वाइवल बेस होता है, फाइट और फ्लाइट मोड वाला। वो क्या करता है, वो ज़रा डर जाता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हम चाहते हैं हम नहीं करने। इसी वजह से हम ट्रेडर क्या करते हैं, चार्ट पे इसी वजह से मार खा जाते हैं, ठीक है। हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि कभी भी इमोशनल स्टेट में या कुछ भी ऐसा फॉरन डिसीजन लेने से इंसान को परहेज करना चाहिए, थोड़ी देर ठहर जाना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग के पिछले हिस्से तक पहुंच जाए, हमारा कुछ रैशनल ब्रेन एक्टिव हो जाए, तब जाके हम डिसीजन लें, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसी देखें, हम इंसान हैं, हम साइकोलॉजिकल जानवर हैं। हम अपनी साइकोलॉजी को फिक्स नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसको मैनेज करना देखेंगे इस पूरी चीज़ों में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, एक छोटा सा फर्क है कि आइडेंटिटी का, गैम्बलर और प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है। एक गैम्बलर के लिए, उसके लिए मोटिवेशन होता है, पैसा होता है और उसको एड्रेनलिन, ये रिस्क की एलिमेंट होता है कि हमारे दरमियान वो हार्मोन रिलीज होता है जो हमें मज़े देता है, लाइक दिस, जैसे डोपामीन भी कह लें, ये चीज़ें हमारे अंदर में आती है। जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोसेस, एज और इन चीज़ों को देखता है। एक जो गैम्बलर है उसके लिए डिसीजन हमेशा होता है फीलिंग की बेस पर, उसकी इंट्यूशंस ये कह रही हैं, यानी कि उसका वजदान ये कह रहा है, उसकी होप ये कह रही है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल क्या करता है, वो रूल्स देखता है, क्राइटेरिया देखता है, स्टैटिकल एविडेंस देखता है। अब लॉस के बाद क्या करता है एक गैम्बलर, वो रिवेंज ट्रेडिंग लेता है, लॉट साइज बढ़ा देता है, स्ट्रेटजी चेंज करता है। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट करता है, देखता है, गलतियां देखता है और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। एक विन के बाद गैम्बलर का क्या लिहाज होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपनी चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल मजीद हम्बल हो जाता है, वो अपने प्रोसेस को सेम करता है, कुछ बढ़ाता नहीं है, कुछ कम नहीं करता, ठीक है। एक जो गैम्बलर ट्रेडर होता है वो एक ट्रेड पर डिपेंड होता है, ठीक है। वहाँ यहाँ मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगा कि अगर हर एक ट्रेड आपको खुश या उदास कर रही है ना, तो फिर आपका हर दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने जा रहा है। तो बेहतर है कि आप एक ट्रेड पर ना रहें, बल्कि एक लार्ज नंबर पर रहें, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर एक डेटा पॉइंट पर होता है कि मुझे इतना नंबर में इतना ये चाहिए, बस। गैम्बलर क्या कहता है, वो फेल होता है कि वो कहता है कि लाइक ये मेरा पर्सनल फेलर है, लाइक ये स्ट्रेटजी का इशू है, लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल क्या कहता है, वो कहता है नहीं, मेरे पास एक स्टैटिक्स है जो मुझे ये बताता है कि एट द एंड मैं इसमें आगे निकल जाऊँगा। अब रिस्क बिहेवियर क्या होता है, जो गैम्बलर होता है कभी ज़्यादा ले रहा होता है, कभी कुछ ले रहा होता है, कभी इमोशंस के हिसाब से जा रहा होता है। प्रोफेशनल बिल्कुल फिक्स्ड होता है, रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। अब बिहेवियर में रिव्यू कैसे करते हैं, गैम्बलर कभी अपने आप को रिव्यू करता ही नहीं है। देखें ना, हम बेहतर कैसे होंगे अगर हम अपने आप को रिव्यू ही ना करें, ठीक है। या करता है तो बस कह देता है ये चीज़ें। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने आप को सिस्टमेटिक लेकर चलता है, अपने आप से ऑनेस्ट होता है और डेटा बेस्ड होता है। और आइडेंटिटी, एक जो ट्रेडर होता है ना, ये कहता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं विन में कर रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनल हमेशा पहचाना जाता है अपने प्रोसेस से, ठीक है। और कभी भी एक गैम्बलर और प्रोफेशनल हमेशा दोनों देखें ना, सेम चार्ट देख रहे होते हैं, प्रोफेशनल भी और गैम्बलर भी, दोनों की ट्रेड भी सेम होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। ऑन द 100 ट्रेड 50 ट्रेड जो हमारा हजरत प्रोफेशनल है वो ज़्यादा आगे नजर आएंगे, जबकि गैम्बलर बेशक वो विन भी करता रहे ना, तो वो क्या करेगा, वो हार जाएगा। तो आपने एक एनालॉजी यहाँ दी गई पोकर के बारे में कि आप देखें कि जो एलीट पोकर प्लेयर होते हैं ना, वो कभी भी एक हैंड के बारे में नहीं देखते, वो हमेशा लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें आफ्टर द लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमारे पास इतना पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनके पास एक स्टैटिक्स होते हैं ना, तो हम उन स्टैटिक्स को लेकर चलेंगे। और प्रोफेशनल हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं कि आई एम अ ट्रेडर, ठीक है, उसने एक ट्रेडर आइडेंटिटी बनाई होती है। अब हम आते हैं एज लैब के फ्रेमवर्क की तरफ कि हमारे पास 5 पिलर हम लेंगे जिस पर हम अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करें, ठीक है। तो पहला पिलर हमारे पास होता है हमारा एज। अब ये एज क्या है, एज की मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एज हमें ये बताता है कि वी हैव अ स्टैटिक्स, कि हमारे पास ये स्ट्रेटजी है ये एक काम करती है, इसके पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ओवर द लार्ज रन अगर हम एक काम कर रहे हैं तो एट द एंड हम अपने आप प्रॉफिट में होंगे। तो एज एक सेटअप नहीं होता, ये एक स्टैटिकली वैलिडेटेड प्रोबेबिलिटी एडवांटेज होता है कि आप ओवर द लॉन्ग रन प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, अगर हम इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं मार्केट में, ठीक है, एक सफिशिएंट साइज के साथ। अब इसमें आपको स्टैटिकली आपको पता होता है कि हाँ स्टैटिकली मैं ऑन द
एक दो ट्रेड में नहीं, 100-200 ट्रेड में मेरे पास ये जर्नलिंग है, मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। दूसरा आपके पास प्रोबेबिलिटी एडवांटेज होता है, आपको ये पता होता है कि मेरा एज मुझे बता रहा है कि मेरे पास 55% विन रेट है, ठीक है, मेरा आर इतना है, तो मेरे पास एक एज है। जैसा कि मैं बताता हूँ कि मेरे पास मान लें कि 75% विन रेट है, आई एम टेकिंग 1:1 आर, तो मेरे पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है ना, जिसकी वजह से मैं कमा पा रहा हूँ। आई हैव एन एज, बस अब मुझे टाइम चाहिए कि उस एज को प्ले होने दो मार्केट में, फिर वो एज को अप्लाइड करता है कंसिस्टेंटली। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एज कभी भी 10-20 ट्रेड्स के लिए नहीं होना चाहिए, आपका एज हमेशा 100-300 ट्रेड मिनिमम इतना होता है कि आप इस तक अपने एज की वैलिडिटी रखें। 10-20 ट्रेड्स 50 ट्रेड आपके एज को डिफाइन नहीं करती, मिनिमम 100 से 300 ट्रेड। ये इसमें जो 100 ट्रेड से आगे जाता नहीं, आ जाता है गेम ऑफ लार्ज नंबर, इसे हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें मोंटो कार्लो सिमुलेशन लगा के ये देख सकें कि क्या हम सही चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे, ठीक है। और एट द एंड क्या होता है कि आपके पास एक मैथमेटिकल फार्मूला हो कि आपके पास एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेंसी हो। अब ये एक्सपेक्टेंसी का फार्मूला लिखा हुआ है कि आपका विन रेट क्या है और एवरेज विन क्या होता है, और लॉस रेट और एवरेज रेट। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आपका 45% विन रेट है और आप 2 आर ले रहे हैं और 1 आर का आपको लॉस हो रहा है, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी कितनी आ रही है, 0.35 आर, यानी कि आप एट द एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में। तो ये आप देख लेना, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि हर आईसीटी का पैटर्न या हर आईसीटी के मॉडल को हम एज नहीं कह सकते, ठीक है ना। एज ये होता है कि आप एक छोटी सी लूजिंग स्ट्रीक आ गई है, 6-7 ट्रेड्स के ऐसा लगे तो आप छोड़ दें, ठीक है। हमें अपनी एक्सपेक्टेंसी जाननी पड़ेगी, जो कि हम लॉ ऑफ लार्ज नंबर से देख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए कि कम से कम आप जाएं, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, वट एवर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, आप जाएं अपने चार्ट पर जाके पिछली 100 ट्रेड्स पर इन्हें अप्लाई करें, 100 ट्रेड्स पे देखें कि इनका क्या आ रहा है, फिर उसकी एक्सपेक्टेंसी निकालें, वो आपका एज होगा, ठीक है। अब ये हमारा पहला पिलर होता है एज बिल्ड करना, जो कि हमने बहुत ही ब्रीफली यहाँ समझने की कोशिश की है कि हमारा एज क्या है। अब दूसरी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है, अब ये बात जाने कि आपका एज आपके लिए इनफ नहीं है, ठीक है, जब तक अगर आप उसे एक्सप्रेस ही ना कर पाए। अब आपके पास एक चीज़ है, बंदूक है, आप उसको चला ही नहीं पा रहे, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसके मुतल्लिक नहीं है कि आप अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये आप इसके मुतल्लिक कि आपके पास इनफ इतनी मनी हो या इतना कुछ हो कि आप अपने एज को एक्सप्रेस कर पाएँ मैथमेटिकली कि हाँ मेरा एज कम करता है या नहीं करता। अब एक कॉइन को लें, आपके पास बैलेंस है, आप 1% रिस्क ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब उसको फ्लिप करेंगे ना तो ओवर द लास्ट टर्म आप प्रॉफिटेबल में निकल आएंगे। लेकिन अगर आप उसी एक कॉइन के फ्लिप पर ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो फिर आपकी वो जो ट्रेड्स है ना वो बहुत कम लगेंगी, या मीन समझ लें कि 5 से 10 फ्लिप में आपका अकाउंट का बैलेंस उड़ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अब इसमें आप ये देखें कि अगर हम 10% लॉस में होते हैं ना तो हमें 10% लॉस को रिकवर करने के लिए हमें 11% बनाना पड़ता है। अगर आप 25% ड्रॉ डाउन में है ना तो आपको 33% बनाना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। अगर आप 50% लॉस में तो आपको 100% अपना दोबारा गेन करना पड़ेगा। अब ये मैं आपको समझाता हूँ ज़रा, देखें आपके पास $100 का अकाउंट था, ठीक है, या $1000 का कह लें। अब आपने उसमें 50% लॉस कर दिया, 50% लॉस हो गया, कितना पीछे बैलेंस रह गया, $500। अब ये देखेंगे $500 आपके पास है, अब लॉस कितना किया, $500। अब आपने वैसे तो लॉस $50 की है और 50%, बट अब आपने अगर उस $500 से $500 बनाने हैं तो आपको 100% रिटर्न जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये एसिमेट्री होती है लॉस की, जिसे हम समझ ही नहीं पाते। इसी वजह से हमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना, उसको लेके चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ओवर द लॉन्ग टर्म ये कंपाउंडिंग हमें तबाह कर देती है, ठीक है। अब एक बात समझें, ट्रेडर्स हमेशा कभी ना ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, कभी वेरिएबल होते हैं, लाइक मुख्तलिफ चीज़ों को करते हैं, भी ये सेटअप गुड है लाइक दिस, हर चीज़ के पीछे भागते हैं। कभी अच्छा लगा तो ज़्यादा रिस्क ले लिया, कभी इमोशनल ना हुए तो ये और वो। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल के पास एक हार्ड रूल होता है कि मैंने इस रेट पर 1% लेना, ये मेरा फलान टाइप का सेटअप है, मैं मैक्सिमम एक दिन में इतना लॉस करूँगा, वीक में मेरा 6% से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लॉस होता है तो मेरा वीक क्लोज हो जाएगा, डेट्स इट, नॉन निगोशिएबल। बस इन चीज़ों पर फिक्स होते हैं कि मैंने इतना रिस्क लेना है, इसके बाद मैंने रिस्क नहीं लेना, एक दिन में मैंने 1 से 2 ट्रेड करनी है, हर ट्रेड पे इतने % रिस्क लेना है, नो मोर नो लेस, ठीक है, लेस हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेना। अगर मेरा वो रिस्क हिट हो जाता है मैं उठूँगा और मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सही। अब तीसरी बात होती है एग्जीक्यूशन। वैसे ना 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम यूट्यूब पर भी इसे सिखाएंगे, बाकी अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन क्या है, देखें जहाँ पे आपके हर पिलर देखते हैं कि वो आपको एक्सप्रेस करें या जो कुछ भी करें, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका पिलर है ना वो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन एक ऐसा पिलर है जिसके सहारे पे सारे पिलर खड़े होते हैं। अगर आपकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है ना तो आप सब पिलर को या तो एक्सप्रेस करवा देंगे, यानी मीन के उनको आप शो कर लेंगे ये मेरे पास अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो ये आप उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। एक ट्रेडर के पास जेन्युइन एज है, उसको एक रिस्क मैनेजमेंट का पता है, उसके पास एक जर्नलिंग सिस्टम है, उसके पास एक रिव्यू सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो लॉस कर रहा है। पता क्यों? इसलिए नहीं कि उसके पास एक सिस्टम नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं है,
ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमारा ब्रेन हाईजैक हो जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो ब्रेन का फर्स्ट हिस्सा है ना वो रिस्पॉन्ड में जाता है, फाइट और फ्लाइट मोड हमारा एक्टिव हो जाते हैं और हम गलतियाँ करते हैं। अब इसमें आप देख लें कि हमारी क्या होती है कि हम स्टॉप लॉस को ना वक्त के साथ साथ मोमेंटम देते रहते हैं। हमने ट्रेड ली, हमारे यहाँ एक ट्रेडर में बड़ा गलत गुमान पाया जाता है 1:1 के बाद ब्रेक इवन कर लो। भाई क्यों ब्रेक इवन कर लें? ब्रेक इवन ऐसे ही हो जाता है। आपके पास क्या प्रूफ है कि मार्केट नहीं आया? क्या ये आपके पास प्रोडक्टिव स्विंग है? ये चीज़ें यहाँ पे ब्रेक इवन करना चाहिए। 1:1 इज़ नॉट द मेन आंसर कि आप ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ऐसे थोड़ी होता है कि आप बस 1:1 हो गया, इतना हो गया कि आप ब्रेक इवन करके होल्ड रखें। ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ हम एसएल तो बड़ा प्रोटेक्टेड रखे हैं, कभी हमने टीपी भी प्रोटेक्टेड रखा है कि नहीं ये एरिया जहाँ मार्केट जाना चाहिए, टीपी में अपनी मर्जी से ऊपर नीचे रख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे लिए सबसे पहले स्टॉप लॉस आ जाती है, फिर हमें एंट्री हमारी हम एग्जिट अर्ली कर जाते हैं, फिर वेंस ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमारी एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं और ये वो चीज़ें जो वक्त के साथ सीखी जाती हैं जब आपके पास एक प्रॉपर टेक्निकल एज हो, ठीक है। और एक बात याद रखें कि यहाँ एक एनालॉजी दी हुई है कि आपके एक वो बुक भी थी चेकलिस्ट के ऊपर, अगर आपको पता हो, उस बुक में ना सबसे मेन यही बात लिखी हुई थी जो यहाँ पे एज एनालॉजी इस्तेमाल की हुई है कि आप ना हर काम को करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाया करें। जो पायलट्स होते हैं ना, जो जहाज़ उड़ाते हैं, कमर्शियल पायलट्स, उनके पास ना एक चेकलिस्ट होती है। जब वो जहाज़ उड़ाना शुरू करते हैं तो वो हर चीज़ चेक करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ पूरी, ये चीज़ पूरी, ये चीज़ पूरी, ये चीज़ पूरी, ताकि वो अंडर द स्ट्रेस भी अपनी रूटीन्स के मुताबिक कोई एरर ना करें। अगर एक इंसान की रूटीन बनाई हो ना तो फिर वो एरर नहीं करता, वो एक चीज़ों को प्रॉपरली चेक करते चलता है। तो आप अपनी एक रूटीन बनाएं, चेक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास एक एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसमें आप ये देखें कि आपके पास प्री सेशन चेकलिस्ट क्या है। मतलब कि आप देखें मार्केट में आप किस घंटे बैठने जा रहे हैं, आपके सेशन ओवर्स क्या होंगे, आप एक दिन में कितनी ट्रेड्स करेंगे, आपकी मेंटल स्ट्रेस क्या होगी। फिर जब आपने एंट्री लेनी है तो आप एंट्री क्यों ले रहे हैं आपको पहले पता होना चाहिए ना। आप एंट्री ले रहे हैं तो आप एसएल कहाँ रखेंगे, ये चीज़ें वगैरह, ट्रेड मैनेजमेंट, ट्रेड का लॉजिक क्या है, ये अब ये इतनी ज़्यादा डिटेलिंग चीज़ें जो कि मैंने आपको अपने जो कोर्स हो इसमें डिटेलन समझाएंगे, ठीक है, हम समझाएंगे। तो आगे फिर आप जब ट्रेड कर लें उसके बाद आप देखें कि मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती थी, मैंने इमोशंस कैसे थे, ईच एंड एवरीथिंग वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन से निकला है, हमारे पास चौथा पिलर आता है डेटा एंड जर्नलिंग का, ठीक है। अब आपने जो ट्रेड ली है ना, अब उन ट्रेड को हमने डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि उनसे हमने डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है। अब एक सवाल का मुझे लोग जवाब दें कि आप उस चीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं जिसे आप मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत से जो ट्रेडर होते हैं वो जर्नलिंग पता किसे कहते हैं कि बस लिख दो एंट्री एग्जिट, ये हो रहा है कि ये आपकी जर्नलिंग है। भाई ऐसे नहीं होता, वो आपने क्या एक किताब से बना ली है। बेहतर था कि आप बनाते ना, लिखते ही ना ये चीज़ें, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी जर्नलिंग को इकट्ठा करते हैं, वो एक एक चीज़ का लिहाज करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सा पेयर उनके लिए अच्छा है, कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सा एंट्री मॉडल, कौन सा बायस, कौन सा एंट्री टाइम फ्रेम, लेवल टाइम फ्रेम, और एक्चुअल आरआर मुझे कितना मिलता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें वो उनके पास एक डेटा होता है कि कौन सी चीज़ मेरी बेस्ट है, ठीक है। यानी कि उनके पास 3 तरह के डेटे होते हैं, एक उनके ट्रेड का डेटा जो यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप उनकी क्वालिटी होती है कि उनकी इमोशंस पहले कैसे थे, बाद में कैसे थे, क्या उन्होंने ट्रेड सही वगैरह ली, कोई चीज़ इनवैलिडेट तो नहीं की। और तीसरा उनका साइकोलॉजी का डेटा कि वो कैसे थे, कॉन्फिडेंस कैसा फील कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें। मीन के 3 चीज़ों में वो देखते हैं, कहीं एंक्शियस तो नहीं था, ये चीज़ें वगैरह। तो पहला ट्रेड का डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर ये देखते हैं कि उनका सेटअप के क्राइटेरिया क्या था, तीसरा फिर उनकी साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। उसके बाद उनके दरमियान से आपको ये आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा सेशन आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स पेयर करता है, कौन सा पेयर आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहता है, कौन सा दिन बुरा रहता है, मेरा विन रेट कितना रहता है अगर मैं ये क्राइटेरिया अप्लाई करूँ या ऐसे नहीं अप्लाई करूँ, और मेरा एवरेज आरआर क्या है जो मुझे मार्केट देती है, ठीक है। अब हमें एक बात समझनी होगी कि हमें एक मेंटेन करना पड़ेगी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ताकि हम अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर कर पाएँ। और हमेशा जर्नलिंग ये नहीं होती कि आप सिर्फ लिखना शुरू कर दें बस, दैट्स इट। जर्नलिंग का मतलब हो कि आपके पास डेटा हो ना, आपको पता हो कि ये ट्रेड्स ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता हो कि मेरा एवरेज ड्रॉ डाउन क्या है, अगर मेरी लूजिंग स्ट्रीक आती है तो इतनी आती है, विनिंग स्ट्रीक आती है तो इतनी आती है। मीन की जितनी चीज़ें हैं ये आपकी जर्नलिंग से आती हैं ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, आप जस्ट कॉपी पे जर्नल कर रहे हैं, तो फिर सलाम है हजरत आपको, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। 5वां है रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। अगर आपके पास ये पिलर आप इस पे काम नहीं करते तो पिछली हर चीज़ फजूल है, ठीक है। आपको रिव्यू में क्या करना पड़ेगा, कम से कम कुछ टाइम निकालें, आपने जो जर्नल किया है या कुछ भी किया आप उनको कलेक्ट करें, डेटे को देखें, ठीक है। अब देखें कि आपका कौन सी ट्रेड आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आप इमोशनल हो गए थे, कहाँ आप सही रहे, क्या क्या हिसाब रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू, एक रिव्यू सेशन बना लें, ठीक है। अब सिंपल अपनी ट्रेड करें, उसको जर्नल करें, उसका रिव्यू करें, फिर आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या क्या गलती है, ठीक है। और उसके बाद उसको एडजस्ट करें, प्रोटोकॉल में एच के अंदर शामिल कर दें। इस तरह आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट का लूप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप
स्टेप बाय स्टेप हर आने वाला स्टेप आपको बेहतर से बेहतर करेगा। जिस तरह बहुत से लोग होते हैं ना, नाकामी में गिरते रहते हैं, यानी कि उनके पास एक इतनी भी हिम्मत नहीं होती वो एक नुक्ता लगा के अपने आपको नाकामी से रोक पाएँ। इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना इंसान के पास कि एक फुल स्टॉप अपनी ज़िंदगी में लगा पाए अपने आप को गिरने से रोकने के लिए। तो इसी तरह आपके पास भी इसी तरह एक, जैसे आपने नेगेटिव लूप में फिसलने के बजाय ना आपने पॉजिटिव लूप की तरफ जाना है ताकि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। ठीक है, इस तरह हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर आगे बढ़ते हैं और ये आपको सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, और एक और बात जान लें, जो हमारे पास लीड किस्म के एथलीट होते हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को ट्रेन नहीं करते या होप नहीं करते, बल्कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। वो डेटा देखते हैं, अपनी ईच एंड एवरीथिंग को देखते हैं कि क्या वो इस चीज़ में अच्छे हो रहे हैं। एक चीज़ देखें ना, जिस चीज़ को आप मेजर ही नहीं कर रहे वो कैसे इंप्रूव होगी। तो आप एक टाइम निकालें, अपनी जर्नलिंग करें, अपना वीकली रिव्यू रखें। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो टोटल हमारे ट्रेडिंग ऑपरेशन सिस्टम में फिलहाल जो हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें कैच बनाएं, यानी कि एक स्ट्रेटजी लें, उस पर एक कैच बिल्ड करें कि हमें पता हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है। दूसरा, हम उसके ऊपर रिस्क आर्किटेक्चर लगाएं। ठीक है, हमें पता हो कि हमारे पास मैक्सिमम रिस्क मैनेजमेंट ये है, ये और वो चीज़ें। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल, आपके पास एक प्री चेकलिस्ट होनी चाहिए। फिर जब ट्रेड लेते हो क्राइटेरिया चेकलिस्ट हो, ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स आपके पास क्लियर हो, पोस्ट ट्रेड के बाद आपके पास एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आपने अब ये करना है, वो करना है। ठीक है, आप उनको लिखें ईच एंड एवरी डिटेल्स को। फिर आपके पास डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप अपनी जर्नलिंग को सिर्फ सिस्टम की तरफ ना लेके चलें, बल्कि आपके पास एक कंप्लीट डेटा हो, कि आपके पास एक रिकॉर्ड बनाओ, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो ना जो आपको कैलकुलेट करके दें। और फिर उसके बाद आप रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद आप आगे बढ़ें। ठीक है, और एक बात याद रखें कि एक स्ट्रेटजी विदाउट अ ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लाइक अ पावरफुल सॉफ्टवेयर, यानी कि एक स्ट्रेटजी आप विदाउट ऐसे इसके ट्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हमने नाम दिया है, ऐसे के बगैर लेके चलें, वो कुछ भी नहीं है ना आपके लिए, वो सिर्फ आपको तोड़ेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं करेगी। तो बेहतर यही होता है कि आप एक कंप्लीट अपना सिस्टम बिल्ड करें और उस सिस्टम पर अपनी स्ट्रेटजी लेके चलें। ठीक है, तो चलें जी, ये हमारा आज का एक छोटा सा सेशन कह लें या क्लास थी अबाउट कि हमारी स्ट्रेटजी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा सिस्टम प्रॉब्लम होता है। और मैंने इसमें आपको बताया कि हम किस तरह अपना सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, ईच एंड एवरी डिटेल। बाकी कोई जो अगर वेबसाइट में मेंटरशिप में एनरोल करवाना चाहता है तो यहाँ यूट्यूब पर आइए, वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा ranamzamilgulfarm.com, यहाँ से आप मेंटरशिप की डिटेल ले सकते हैं और सारी चीज़ें वगैरह। और इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसमें इनरोलमेंट करवा सकते हैं। बाकी जी ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।